मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। महिलाओं के शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, यहां तक कि पुरुषों के जो गुप्त अंग होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आपको बताया है और आज उसमें से ही एक प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूरेथ्राइटिस। अब इसमें क्या होता है, ये क्यों होता है, किस कारण की वजह से होता है, क्या क्या लक्षण आते हैं अगर ये हो जाता है तो, अगर लक्षण आ गए हैं तो आप कैसे उसको ठीक करेंगे, साथ ही आप क्या करेंगे जिससे ये आपके बॉडी में ना हो, तो इन सभी के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यूरेथ्राइटिस का मतलब क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये हमारे बॉडी में कहां पर होता है। तो ये महिलाओं की जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, अब प्राइवेट पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बहुत सारे होते हैं, अंदर भी होते हैं बॉडी के और बॉडी के बाहर से भी हम देखते हैं तो उनके भी कुछ अलग अलग नाम है। उन सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। साथ ही आपको हर एक टॉपिक पे डिटेल से लेक्चर दिया है और आप जा करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। उस लेक्चर से आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है देखने को, तो आपको बहुत सारी नॉलेज होगी। तो जाइए और जा करके उस लेक्चर को देखिए और बहुत अच्छे से आप नॉलेज गेन कीजिए। साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूरेथ्रा होती है वो पुरुषों में भी होती है और महिलाओं में भी होती है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि यूरेथ्रा क्या होता है। देखिए, जिस तरह एक पुरुष जब पेशाब करते हैं तो वो कुछ अंग से बाहर निकलता है और वो अंग कौन सा होता है? बाहर जो होता है ये, इसको हम बोलते हैं पेनिस। अब पेनिस के माध्यम से पेशाब बाहर निकलता है, पेशाब को हम क्या बोलते हैं? पेशाब को हम यूरिन बोलते हैं। तो यूरिन पास कैसे करता है एक पुरुष? पेनिस के माध्यम से। और एक महिला कैसे पास करती है? महिला के बाहर बॉडी में कुछ अंग होते हैं और उस अंग से वो पास करती है यूरिन, ठीक है। तो उस अंग को हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। उस अंग को हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। लेकिन जहां पर यूरेथ्रा है उसके आसपास भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी में। अगर हम देखेंगे तो उसके आसपास भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। तो वो स्ट्रक्चर क्या क्या है, पहले मैं उनका नाम बता दूं आपको। यहां पे देखिए, अगर हम एक महिला के प्राइवेट पार्ट्स को बाहर से देखेंगे, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को अगर हम बाहर से देखते हैं तो ऊपर में क्या है? इसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस, ठीक है। साथ ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बीच में होता है हमारा यूरेथ्रा और यूरेथ्रा के थोड़ा सा नीचे होता है विजाइना, जहां से सेक्स किया जाता है, ठीक है। और उसके आसपास क्या है? स्किन की फोल्ड होती है। तो अंदर वाली जो फोल्ड होती है उसको हम बोलते हैं लेविया माइनोरा और जो बाहर वाली होती है इसको हम बोलते हैं लेविया मेजोरा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया ताकि आपको टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि जो यूरेथ्रा होती है वो विजाइना से थोड़ा सा ऊपर होती है, ठीक है। ऊपर होता है क्लिटोरिस, ये समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम पुरुषों की बात करें तो उनके बॉडी में कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए ये है, क्या है? ये है स्क्रोटम, ये जो गोल सा है, ये है पेनिस और पेनिस में एक पाइप आया हुआ है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। इसको हम क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा हम बोलेंगे। पुरुषों में जो यूरेथ्रा की साइज होती है वो काफी लंबी होती है, इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं को इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाता है पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि जो महिलाओं का जो यूरेथ्रा है वो काफी पास होता है। मतलब देखिए, अगर यहाँ पे एनस है जहां से मल पास किया जाता है और जो मल होता है उसमें क्या होता है? उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं। तो उस ई कोलाई बैक्टीरिया के महिला के यूरेथ्रा में जाने के चांसेस, साथ ही वेजाइना में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां से आप डिस्टेंस देखिए बहुत कम होता है। और वो जो डिस्टेंस होता है, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेरिनियल एरिया। क्या बोलते हैं? पेरिनियल एरिया। अब स्पेलिंग क्या हो गई? PERINEALAREA, ठीक है। तो पेरिनियल एरिया बोलते हैं हम इसको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस कम है इसीलिए इन्फेक्शन महिलाओं को ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे पुरुषों में डिस्टेंस ज्यादा है इसीलिए पुरुषों में इन्फेक्शन होती है, लेकिन महिलाओं की अपेक्षा कम होती है। क्योंकि अगर यहाँ पे होगा तो ऊपर से देखिए कितना लंबा सा ये डिस्टेंस है, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन होने में टाइम लगता है और जल्दी नुकसान नहीं पहुंच पाता है यहाँ के सभी अंगों को। लेकिन महिलाओं में जल्दी ही इसका जो है वो रूप दिखने लगता है। अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस आ जाए, मान लीजिए कि अगर मल में ई कोलाई बैक्टीरिया, कौन सी बैक्टीरिया? ई कोलाई,
तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, और हो सकता है कि अंदर जाकर के वो यूट्रस तक भी पहुंच जाए, वहां तक भी उसका इन्फेक्शन पहुंच जाए। ठीक है, तो आज हम क्या बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं यूरेथ्रा के बारे में, जो मैंने बताया कि पुरुषों में ये वाला पार्ट होता है। इसके अलावा ये होती है हमारी टेस्टिस, जहां पे स्पर्म बनता है। इसके बाद इसके ऊपर होता है एपिडिडाइमस। क्या होता है, एपिडाइमस, क्या होता है, एपिडाइमस है। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी लेक्चर ले लिया है, तो आप जा करके उस वाले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, सिंपल हम आते हैं अब अपने टॉपिक पे। यूरेथ्रा जो कि महिलाओं में यहाँ पे होती है, पुरुषों में यहाँ पे होती है। तो इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है आइटस, और जिस वर्ड के लास्ट में आइटस लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उस अंग में सूजन हो जाना। अब आइटस का मतलब इंफ्लामेशन होता है। ठीक है, इंफ्लामेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सूजन। तो यूरेथ्रा में लगा हुआ है आइटस, इसको क्या बोलते हैं, जहां से पेशाब करती है महिला उस पार्ट को हम बोलते हैं यूरेथ्रा, और जहां से पुरुष भी पेशाब को बाहर निकालते हैं उसको भी हम बोलते हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्राइटिस है, इसका मतलब है यूरेथ्रा में सूजन हो गई है। अब ये सूजन क्यों हो गई है, कैसे हो गई है, इसको हम डिस्कस करते हैं। आखिर अगर इसमें सूजन हो जाता है तो उसका कारण क्या है। पहला कारण मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, क्या है, पहला कारण है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में मैंने आपको बता दिया कि ई कोलाई की जो बैक्टीरिया होती है उसके कारण ऐसा होता है। तो ई कोलाई की बैक्टीरिया हमारे मल में पाया जाता है, और जब वो मल से, अगर एक फीमेल की बात करें, एक महिला की बात करें, तो मल से जैसे ही वो यूरेथ्रा में एंटर होता है तो क्या होता है, वहां पे इंफेक्शन फैलाना शुरू कर देता है। तो बैक्टीरिया में सबसे पहला बैक्टीरिया क्या है, ई कोलाई। 80% चांसेस होते हैं महिला और पुरुष दोनों में ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से इंफेक्शन हो जाता है इसमें। ठीक है, तो 80% ये इंफेक्शन पैदा करती है। इसके अलावा कौन सी बैक्टीरिया होती है, इसके अलावा होती है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया के बाद क्या होता है, गोनोरिया, और ये दोनों क्या है, ये दोनों है एसटीडी, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाली बैक्टीरिया है। मतलब सेक्स करने की वजह से जो बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, वो वाली बैक्टीरिया है। अब देखिए, क्लेमाइडिया और गोनोरिया की वजह से भी इंफेक्शन हो जाता है, यूरेथ्रा में सूजन हो जाता है, और क्लेमाइडिया और गोनोरिया की वजह से वेजाइना में भी इंफेक्शन हो जाता है एक महिला में, क्योंकि जो सेक्स किया जाता है वो वेजाइना के माध्यम से ही किया जाता है। तो यहां पे भी होगा, और साथ ही साथ इसके आसपास जो यूरेथ्रा है वहां पर भी हो जाएगा, और उसके आसपास के जो अंग है वहां पर भी इंफेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप सेक्स करें, मल्टीपल पार्टनर नहीं होना चाहिए, मतलब एक से अधिक लोगों के साथ आप संबंध ना बनाएं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा ही नुकसानदेह हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, क्योंकि ये शरीर आपका है, आपको इसका ख्याल रखना है। उसके बाद क्या है, वायरस। वायरस में कौन सा वायरस है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से भी इंफेक्शन हो जाता है। उसके बाद कौन सा वायरस है, एडिनो वायरस और साइटोमेगालो वायरस, इन दोनों वायरस की वजह से भी इंफेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा क्या है, केमिकल इरिटेंट्स। अब केमिकल इरिटेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे सामान जो हम यूज करते हैं, इन जगहों पर भी यूज करते हैं, बॉडी में भी यूज करते हैं, लेकिन बॉडी में उतना नुकसान ये नहीं पहुंचा पाती है, लेकिन जो प्राइवेट पार्ट्स है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जो सेंसिटिव पार्ट है हमारे बॉडी का, वो केमिकल जाकर के वहां पे इंफेक्शन पैदा करने का काम करते हैं। अगर इंफेक्शन नहीं भी हुआ तो वहां के स्किन को क्या करेंगे, यहां के स्किन को ये इरिटेट कर देंगे। मतलब अगर ये स्किन का पीएच होता है, हमारे बॉडी के ऊपर के जो स्किन है उसका भी पीएच है, हमारे बॉडी के अंदर जो चीजें हैं उसका भी पीएच है, और हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, उसका भी एक पीएच होता है। तो अगर एक महिला की बात करें तो यहां का जो पार्ट होता है उसका भी पीएच होता है, क्योंकि यहां पर भी स्किन है और यहां की स्किन ज्यादा सेंसिटिव है। तो क्या होगा, तो यहां का जो पीएच है, मान लीजिए कि पीएच खराब हो गया हो उस केमिकल की वजह से, तो भी यूरेथ्रा में सूजन हो जाती है। और पीएच खराब करने वाला सामान कौन कौन सा होता है, देखिए यहाँ पे पहला क्या है, सोप, मतलब साबुन की वजह से। अगर आप साबुन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इस वाले जगह में, पुरुष हो या फिर महिला हो, दोनों को मैं बोल रही हूं, अगर इस वाले जगह पे आप ज्यादा साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे क्या होगा, स्किन इरिटेट हो जाएगा, और स्किन इरिटेट होने की वजह से आपके यूरेथ्रा में सूजन हो जाएगा। ठीक है,
लोशन, अगर आप लोशन यूज करते हैं यहाँ पे, उसकी वजह से भी हो जाता है, क्योंकि जो आजकल के लोशंस आते हैं उसमें केमिकल्स होता है, वो प्योर नहीं होते हैं, वो कोई नेचुरली पौधे से लेकर के नहीं दिए जाते हैं डब्बे में बंद करके, उसमें केमिकल्स होता है और उन केमिकल्स की वजह से आपके स्किन को वो इरिटेट कर देगी, चाहे वो स्किन बॉडी वाला हो चाहे वो यहाँ वाला हो। लेकिन यहाँ वाला ज्यादा सेंसिटिव है, प्राइवेट पार्ट्स वाला ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए यहाँ का जो स्किन है वो जल्दी इरिटेट हो जाएगा और यूरेथ्रा में सूजन हो जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या है, कोलेजेंस, इसका मतलब क्या है, इत्र। अगर कोई महिला इत्र का इस्तेमाल करती है अपने इस वाले जगह पे, अगर कपड़े के ऊपर से भी करती है और यहाँ पे स्किन में जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो उस इत्र की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। मैं बार बार बोल रही हूँ कि महिलाओं को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एक पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है। इसके बाद क्या है, कॉन्डम्स। किसी किसी महिला को कॉन्डम्स की वजह से भी इंफेक्शन हो जाता है, कॉन्डम की वजह से भी वहां का जो स्किन है वो इरिटेट हो जाता है, जिससे कि वहां पे सूजन हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कॉन्डम होता है उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा चिकना सा कुछ केमिकल सा होता है, उस केमिकल की वजह से रिएक्शन हो जाता है, उस केमिकल की वजह से स्किन वहां का इरिटेट हो जाता है, जिससे वहां पे इन्फ्लामेशन या फिर कह लीजिए कि सूजन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव जेली। देखिए, जिस तरह कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि महिला प्रेग्नेंट ना हो, उसी तरह कॉन्ट्रासेप्टिव जेली का इस्तेमाल किया जाता है। वो कहां पे लगाया जाता है, वो वजाइना के अंदर लगाया जाता है, वो जेली टाइप का होता है, थोड़ा चिप टाइप का होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी, क्योंकि वो होता तो केमिकल ही है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपके यूरेथ्रा में सूजन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्रीम या फिर फोम। देखिए, ऐसे क्रीम जिसमें से फोम टाइप का निकलता हो, झाग टाइप का निकलता हो, या फिर क्रीम अगर आप इस वाले एरिया में लगाते हैं तो वो क्रीम में भी तो केमिकल है, इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपके बॉडी को, आपकी हर चीज को खराब कर देती है, ठीक है। तो क्रीम या फिर फोम की वजह से भी ऐसा होता है, यूरेथ्रा में सूजन हो जाता है। साथ ही हम देखते हैं कैथेटर की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, यूरेथ्रा में सूजन हो जाती है। अब कैथेटर क्या होता है, देखिए, कैथेटर का मतलब क्या होता है, जब कोई महिला या फिर पुरुष बीमार पड़ते हैं या फिर उनका जब एक्सीडेंट हो जाता है या फिर जब ऐसी हालत में होते हैं जब वो खुद से उठ बैठ नहीं सकते हैं, खुद से वो वॉशरूम नहीं जा पाते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, एक पाइप होता है, उस पाइप को क्या करते हैं, इसके अंदर हम लगा देते हैं, ठीक है। जब हम इसके अंदर लगाते हैं तो बाहर से एक थैली होती है जो कि बाहर से लगाया जाता है और उस थैली में पेशाब जमा होता है, यूरिन जमा होता है, और जो वो ट्यूब लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैथेटर, ताकि जो ब्लैडर से जो भी यूरिन हो वो पास हो करके उस ट्यूब के माध्यम से फिर बाहर लगी हुई थैली में जमा हो। और जब वो थैली फिर भर जाता है तो क्या करती है, जो नर्स होती है हॉस्पिटल में, वो उस फिर यूरिन को बाहर में फिर खाली कर देती है उस बैग को, और फिर जाकर के जो खाली बैग होता है फिर इसमें लगा देती है। इस तरह से क्या होता है कि जो यूरिन होता है वो ऑटोमेटिक उसके बॉडी से बाहर आते रहता है, उसको उठना या फिर बैठना नहीं पड़ता है, उतना उसको दिक्कत फिर नहीं होता है। लेकिन अगर एक महिला, अगर एक पुरुष में ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी प्रोसेस होती है, तो बहुत लंबे समय से अगर ऐसी कंडीशन चल रही है तो क्या होगा, तो जो उसका यूरेथ्रा का जो रास्ता होगा, महिला हो या फिर पुरुष हो, वो क्या होगा, उसमें सूजन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो वहां की स्किन है वहां पे क्या है, वहां पे एक ट्यूब लगा हुआ है और उस ट्यूब से थोड़ा थोड़ा जो स्किन होती है यहाँ की, वो क्या हो रही है, वो रब हो रही है, वहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक तरह से घर्षण हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ की जो स्किन है, यहाँ की जो अंदर की जो लेयर है, उसमें सूजन होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उनका जो स्थिति है वो सही नहीं होता है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर लंबे समय तक ऐसी प्रोसेस होती है तब ये चीजें होती है। चौथा क्या है, चौथा है माइनर ट्रॉमा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर थोड़ा मोड़ा चोट यहाँ के आसपास के एरिया में लग जाए या फिर यहाँ के एरिया में लग जाए तो भी हमारे यूरेथ्रा में सूजन हो सकता है। यहाँ भी हो सकता है, एक महिला में भी और एक पुरुष में भी हो सकता है उस टाइम में, लेकिन ये फिर खुद पे खुद ठीक हो जाता है। इसके बाद क्या है, मेडिकल
प्रोसीजर। अब मेडिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है? बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिनमें यहाँ के बाहर के एरिया को अच्छे से देखा जाता है, उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, चाहे एक नर्स के द्वारा हो या फिर एक डॉक्टर के द्वारा हो। तो यहाँ भी देखा जाता है और यहाँ भी जब देखा जाता है तो उस मेडिकल प्रोसेस के दौरान हो सकता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट से यहाँ के एरिया में थोड़ा सा चोट लग गया हो, थोड़ी सी इंजरी हो गई हो, तो उस टाइम में भी यूरेथ्रा में सूजन हो जाता है, लेकिन वो फिर खुद पे खुद ठीक हो जाता है। ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। रबिंग, अगर बहुत तेज आप किसी कपड़े से अगर इसको रब कर लेते हैं, रगड़ लेते हैं इस वाले एरिया को, गर्मियों में क्या होता है कि यहाँ पे जांघों के आसपास पसीना इकट्ठा होने की समस्या होती है। महिलाओं में भी और पुरुषों में भी जिनका वजन थोड़ा सा ज्यादा है उनमें तो और ज्यादा ये गंभीर समस्या हो सकती है बाद में, क्योंकि यहाँ का जो स्किन है वो बहुत ज्यादा रेड रेड होने लगता है। लेकिन ऐसे नॉर्मली भी अगर पसीना आता है और अगर आप कपड़े के ऊपर से ही बहुत तेजी से इसको रब कर देते हैं, बहुत तेजी से रगड़ देते हैं, तो उस टाइम में भी आपकी यूरेथ्रा में हल्का सा सूजन आ जाता है, ठीक है। ये आपको समझना है। उसके बाद क्या है? विगरस सेक्सुअल एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो सेक्स करने की प्रक्रिया है वो अगर बहुत ज्यादा आक्रामक टाइप से हो तो उस टाइम में भी सूजन आ जाता है। इसके बाद क्या है? इजेक्युलेशन। इजेक्युलेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक महिला और जब एक पुरुष सेक्स करते हैं तो स्पर्म बाहर आता है पुरुष के पेनिस से, तो उस स्पर्म के बाहर आने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेक्युलेशन, ठीक है। तो जब वो इजेक्युलेशन होता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि किसी किसी पुरुष में जो इजेक्युलेशन होता है, जो स्पर्म बाहर आता है, उसकी जो टाइमिंग होती है वो बहुत कम होती है, मतलब बहुत जल्दी ही बाहर स्पर्म आ जाता है। और उस टाइम में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इनके यूरेथ्रा में सूजन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है मास्टरबेशन। इसका मतलब होता है कि सेक्स के लिए खुद के बॉडी में कुछ करना। अब कुछ करना का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि महिलाओं के जो क्षेत्र होते हैं वो यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में, इस क्षेत्र के आसपास किया जाता है सेक्स, क्योंकि ये वेजाइना है, वेजाइना के अंदर ही इंटरकोर्स होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी को हम इंटरकोर्स बोलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं। तो फिंगर के माध्यम से एक महिला खुद सेल्फ एंजॉयमेंट करती है। इसके अलावा जो मेल होते हैं वो भी इस पेनिस के माध्यम से करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मास्टरबेशन बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए जनरली, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम में भी हो सकता है कि अगर थोड़ा सा अगर ज्यादा रब हो जाए इस वाला जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के आसपास भी अगर थोड़ा सा ज्यादा रब हो जाए तो वहां पे यूरेथ्रा में सूजन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद हम देख लेते हैं रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसे कौन कौन सा चीज हम करेंगे जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो पहला क्या? बीइंग फीमेल। अगर आप एक महिला है तो आप में ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप एक पुरुष भी है तो आप में भी एक प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम? यूरेथ्रा में सूजन की प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। इसके बाद क्या है? इसके बाद है मल्टीपल पार्टनर्स। अगर आप एक से ज्यादा पुरुषों के साथ या फिर महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं तो उस टाइम में भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन फैलने के। तो ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत जल्दी फैलता है अगर मल्टीपल पार्टनर्स हो तब, ठीक है। इसके बाद क्या है? एनल सेक्स विदाउट कॉन्डम। अगर एनल सेक्स करते हैं, अगर जहां से मल पास किया जाता है वहां पे अगर सेक्स किया जाता है विदाउट कॉन्डम, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे मल में ई कोलाई बैक्टीरिया होती है। कौन सी बैक्टीरिया? ई कोलाई। और 80% इन्फेक्शन वेजाइना में या फिर यूरेथ्रा में ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण ही होता है। तो अगर विदाउट कॉन्डम किया जाता है, तो अगर एक पुरुष एक महिला के साथ संबंध बनाता है तो इसके पेनिस में वो ई कोलाई बैक्टीरिया लग जाती है। इस पेनिस के माध्यम से एक महिला के बॉडी के अंदर चली जाती है वो वाली बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसकी वजह से बॉडी में इंफेक्शन हो जाते हैं। और ये इंफेक्शन का अगर इलाज नहीं किया गया तो बाद में यूटीआई की समस्या भी हो सकती है, मतलब यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन, ठीक है, जो लास्ट में अगर आपने इलाज नहीं करवाया तो किडनी तक भी पहुंच सकती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर किसी को पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो चुका है, मतलब सेक्स करने की वजह से जो बीमारियां होती हैं अगर वो हो गया है, जैसे कि हमारा हो गया गोनोरिया हो गया, अगर वो बैक्टीरिया आपके बॉडी में एक बार एंटर कर चुका है तो हो सकता है कि बाद में भी आपके यूरेथ्रा में सूजन की समस्या रहे, ये वाली समस्या हो सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब प्रकार कितने होते हैं किस चीज के? यूरेथ्राइटिस के कितने प्रकार होते हैं, अगर इसमें सूजन होता है तो कितने प्रकार की वो होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला होता है
गोनोकॉकल यूरेथ्राइटिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो भी इन्फेक्शंस है, जो बैक्टीरिया है, उनकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन होना, उसमें क्या होता है? गोनोरिया हो जाता है हमारा, ठीक है। इसके बाद क्या है? नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। इसमें होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाली जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होता है। इसमें एग्जांपल्स क्या हो गए? इसमें होता है क्लेमाइडिया, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये आपको याद रखना है, आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद उसका कारण बताना है, साथ ही साथ क्या क्या लक्षण आ रहे हैं वो भी आपको लिखना है, और क्या क्या रिस्क फैक्टर है, मतलब ऐसा कौन सा चीज है जिसकी वजह से इन्फेक्शन और ज्यादा होने की संभावना होती है, उसको भी आपको ऐड करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या होता है, यूरेथ्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको समझ में तो आ रहा होगा धीरे धीरे। अगर यूरेथ्रा में सूजन हो जाए तो लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? लक्षण को हम क्या बोलते हैं? लक्षण को हम मेडिकल टर्म में या तो हम सिम्टम्स बोल सकते हैं या फिर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं। अब लक्षण दोनों में आएंगे ना, लक्षण किसमें आएंगे? महिला में प्रॉब्लम है तो महिलाओं में भी आएंगे, अगर पुरुष में प्रॉब्लम है तो पुरुष में भी आएंगे, क्योंकि दोनों के बॉडी में यूरेथ्रा होता है। अब जो पुरुष का होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन जो महिलाओं का होता है वो क्या होता है, उसका जो अगर अंदर की बात करें तो उसका जो यूरेथ्रा है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और इसी कारण इन्फेक्शन बहुत जल्दी महिलाओं को लगता है, ठीक है। तो अगर एक पुरुष के यूरेथ्रा में प्रॉब्लम आ गई है, अगर उसमें सूजन आ गई है, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं? देखिए, पहला है ब्लड इन यूरिन और सीमेन। यूरिन यानी कि पेशाब में ब्लड आ सकता है, और सीमेन यानी कि जो स्पर्म निकलता है सेक्स करने के टाइम में, तो जो स्पर्म होते हैं साथ में एक लिक्विड भी होती है। अब लिक्विड कैसी होती है? थोड़ा सा व्हाइट कलर का होता है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है। देखिए, ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि इसके बाद फिर ये वाला जो पूरा जो आपका यूरेथ्रा है एक मेल का, वो फिर इधर आता है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, इसमें किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसमें से क्या क्या निकलता है, उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप जाकर के चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं, आप उस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ से भी निकलता है एक व्हाइट कलर का पदार्थ, उसके बाद ये यहाँ से निकलता है स्पर्म टेस्टिस में से, और दोनों मिक्स होकर के साथ में पुरुष के यूरेथ्रा से निकलता है। अब यूरेथ्रा से पेशाब भी निकलता है और सीमेन भी निकलता है। जब स्पर्म और जब प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला हुआ पदार्थ जब मिक्स हो जाता है तो दोनों का कलर व्हाइट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का हो जाता है और साथ में निकलता है उस यूरेथ्रा से। लेकिन जब उसमें सूजन आ गई है तो उस सीमेन में ब्लड भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, डायसूरिया। जब वो पेशाब करेगा तो पेशाब करने टाइम में उसको जलन महसूस होगी, उसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में? मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं डायसूरिया। स्पेलिंग देख लीजिए, आपको स्पेलिंग भी याद करना है। इसके बाद देखिए, डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस। पेनिस से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज खुद पे खुद होगा। अब डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना, बॉडी के बाहर निकलना। तो यहाँ से व्हाइट कलर का यूरेथ्रा से ही डिस्चार्ज होने लगेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो जाता है किसी यूरेथ्रा में या फिर किसी प्राइवेट पार्ट में, तो वहां से व्हाइट कलर का, जैसे अगर महिलाओं में हो गया तो वेजाइना से व्हाइट कलर का निकलने लगता है, और अगर पुरुष में हो गया, क्योंकि सीमेन और यूरिन दोनों साथ में यूरेथ्रा से ही निकलते हैं पुरुषों में, तो यहां से यूरेथ्रा के माध्यम से ही व्हाइट कलर का निकलने लगेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, ठीक है। फीवर, बुखार लग सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। रेयर का मतलब होता है कभी कभार ऐसा देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? पेन विद इजेकुलेशन। इजेकुलेशन का मतलब होता है सेक्स। जब एक महिला और एक पुरुष जब सेक्स करते हैं तो जब स्पर्म निकलता है, उस स्पर्म निकलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इजेकुलेशन बोलते हैं। तो जब ऐसा होगा, जब वो सेक्स करेगा, जब उसका स्पर्म बाहर आएगा तो उसको दर्द महसूस होगा, जब स्पर्म पेनिस से बाहर आएगा तब, ठीक है। इसके बाद क्या है? फ्रीक्वेंट और अर्जेंट यूरिनेशन। इसका मतलब क्या हो गया? अगर उसको पेशाब लगेगा तो उसको बहुत जल्दी लगेगा और बहुत बार बार उसको जाना होगा, साथ ही उससे कंट्रोल नहीं होगा। मतलब एक कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है हर एक आदमी में, ठीक है। अगर उसको पेशाब लगता है तो कंट्रोल वो नहीं कर पाएगा, उसको बहुत जल्दी जल्दी लगेगा और उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंट और अर्जेंट यूरिनेशन, ठीक है। इचिंग, खुजली होगी इस वाले पोर्शन में,
साथ ही क्या होगा, टेंडरनेस, स्वेलिंग इन ग्रोइन एरिया। अब ग्रोइन एरिया किसको बोलते हैं, देखिए अगर ये एक आदमी है, अगर ये पैर है दोनों, ठीक है, देख लीजिए ये अगर दोनों पैर है और यहाँ से ये हो गया, ये नाभि है, तो यहाँ पे क्या होता है, बीच में होता है प्राइवेट पार्ट, और ये जो दोनों ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, ये जांघों के आसपास, ये ऊपर वाला, ठीक है, कमर के जस्ट नीचे, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस एरिया को हम बोलते हैं ग्रोइन एरिया। तो ये जो एरिया है उसमें टेंडरनेस यानी कि दबाने से दर्द महसूस होगा, स्वेलिंग, सूजन भी होगी इस वाले एरिया में, साथ ही क्या होगी, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं ग्रोइन एरिया। तो यहाँ पे ऐसी समस्या होगी क्योंकि जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो क्या होते हैं, वो जस्ट नाभि के नीचे होते हैं और इसके आसपास के एरिया में सूजन हो सकती है, दबाने पर दर्द हो सकता है, उसी को मैंने क्या बोला है, टेंडरनेस और स्वेलिंग इन ग्रोइन एरिया। तो ये सभी लक्षण देखे जा सकते हैं एक पुरुष में अगर उसके यूरेथ्रा में प्रॉब्लम है, अगर उसके यूरेथ्रा में सूजन हो गया हो तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। आपको ये सारी बातें सीखनी होंगी, आपको ये सारी बातें समझनी होंगी। अगर आप कोर्स कर रहे हैं या फिर आपने कोर्स कर लिया है तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, चाहे वो नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, नॉर्मल फिजिक्स पढ़ रहे हो, नॉर्मली आप बीएससी कर रहे हो या फिर आप एमएससी कर रहे हो, साथ ही आप मेडिकल फील्ड में कोई भी कोर्स कर रहे हो, नीट आपको नहीं मिला है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि आपको बेस्ट नर्स बनना है। अगर आप एक लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं तो ये आपको समझना है कि बेस्ट आपको लैब टेक्नीशियन बनना है, उस क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा करना है। अगर आप एक ड्रेसर का कोर्स कर रहे हैं तो आपको ड्रेसर बहुत अच्छा बनना है, ताकि क्या हो, उस क्षेत्र में आप बहुत बेस्ट हो, आप अपने क्षेत्र में बेस्ट बनिए। आप कोई सा भी कोर्स करते हो, मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस क्षेत्र में आपको बेस्ट बनना है, ये सोच करके आप पढ़िए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है कोई बात नहीं है, प्राइवेट कॉलेज मिला है, तो क्या प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे अच्छा नहीं करते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि सिलेबस सबका सेम होता है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, सबका सिलेबस एक ही होता है। और मेडिकल फील्ड में सबका सिलेबस एक है, लगभग सब चीज़ों में हर चीज़, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और आपको दवाइयों के बारे में पढ़ना ही है। अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं तो आपको बेस्ट फार्मासिस्ट बनना है, ये सोच करके आप पढ़े। आपको सीखना तो है ही, लेकिन आप कैसे सीखते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप बहुत अच्छे से सीखे, बहुत मन लगा करके सीखे, क्योंकि ये आपका बेस है, उसके बाद ही आप आगे कुछ कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा अब हम इधर देख लेते हैं कि महिलाओं में अगर ये चीज़ें हो, महिलाओं में अगर यूरेथ्राइटिस की प्रॉब्लम हो तो क्या क्या लक्षण आ सकते हैं महिलाओं में। पहला क्या है, एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट के आसपास उनको दर्द महसूस होगा पूरा। अगर जहाँ पे ये चीज़ें होती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उसके ऊपर एब्डोमेन में उसको स्वेलिंग हो जाएगी या फिर उसको दर्द भी महसूस होगा। एब्डोमेन क्या होता है, अगर ये पैर है तो ये पूरा कमर से लेकर के पूरा यहाँ से आपका अगर फेफड़ा स्टार्ट हो गया तो फेफड़ा के नीचे से जो इतना पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल एरिया, तो यहाँ पे उनको दर्द महसूस होगा, ठीक है। इसके बाद डायसूरिया, अब महिलाओं को भी यूरिन पास करने के टाइम में जलन महसूस होगी, कहाँ पे, यहाँ वाले यूरेथ्रा के आसपास की जो एरिया होगी या फिर यूरेथ्रा में उनको जलन महसूस होगी, ठीक है। फीवर एंड चिल्स, अब महिलाओं को बुखार लगता है और बुखार लगने के साथ साथ उनको ठंड भी लगती है। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंट और अर्जेंट यूरिनेशन, बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अर्जेंट उनको यूरिनेशन होगा, क्योंकि यूरिन पास करने के टाइम में उनको दर्द भी होगा, जल्दी भी आएगी यूरिन, और साथ ही साथ कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। पेल्विक पेन, पेल्विक पेन का मतलब होता है कमर के आसपास की जो एरिया है उनमें उनको दर्द महसूस होगा, ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज, देखिए इन्फेक्शन कहाँ पे है, यूरेथ्रा में हो सकता है, इसी कारण वहां पे सूजन हो सकता है। तो इन्फेक्शन की वजह से वेजाइना से क्या होगा, वेजाइना में भी तो इन्फेक्शन फैल सकता है, क्योंकि यूरेथ्रा के बहुत पास है वेजाइना, तो वहां से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज, यानी कि वहां से व्हाइट कलर का कुछ पदार्थ निकलने लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज, क्योंकि वो वेजाइना से निकल रही है इसीलिए उसका नाम है वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है।
इसके बाद ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एक महिला में। अगर पुरुष हो या फिर महिला हो, दोनों में अगर लक्षण आ रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, तो वो क्या करेंगे, तो वो जाएंगे डॉक्टर के पास। और जब वो जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो कुछ टेस्ट को बताते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं ताकि वो कंफर्म कर सके कि उनको क्या प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है इसको कंफर्म करने के लिए प्रोसेस की जाती है। उन सभी प्रोसेस को, उन सभी टेस्ट को हम साथ में क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, मेडिकल हिस्ट्री हम पूछते हैं पेशेंट से। पेशेंट से हमें क्या पूछना है, क्या इससे पहले उनको कोई बीमारी थी, क्या इससे पहले उनको कोई इंफेक्शन लगी थी, क्या इससे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से वो ग्रसित हुए थे। इसका मतलब होता है गोनोरिया या क्लेमाइडिया, दोनों में से किसी एक चीज या कोई और भी अगर बैक्टीरिया हो, इससे पहले उनके साथ क्या यहाँ के पोर्शन में, यहाँ के पार्ट में कोई प्रॉब्लम थी या फिर नहीं थी, ये सभी चीजों को हम पूछते हैं। अगर वो मेडिसिन लिए थे, अगर उनको प्रॉब्लम थी तो कौन सी मेडिसिन ली थी, उनका खान पान कैसा था, अभी कैसा है, एक्सरसाइज करते हैं या फिर नहीं करते हैं, कैसी उनकी दिनचर्या होती है, खाने में क्या क्या शामिल करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमें पूछना होता है। इसके अलावा बॉडी में और भी क्या क्या प्रॉब्लम है, इन सभी के बारे में पूछते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल हिस्ट्री। मतलब पूरा पूछताछ करते हैं उनसे। ठीक है, ऊपर बॉडी के देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। मतलब बॉडी के ऊपर क्या क्या लक्षण देखने को मिल रहा है, उनका आंख का कलर कैसा है, उनका लिप का कलर कैसा है, उनके दांतों की कलर कैसी है, साथ ही उनका जो स्किन है पूरे बॉडी का उसका कलर कैसा है, और अगर स्किन है तो वो कहीं बहुत ज्यादा उनके बॉडी में डिहाइड्रेशन तो नहीं है, पानी की सही मात्रा है या फिर नहीं है, खून की सही मात्रा है या फिर नहीं है उनके बॉडी में, साफ सफाई कैसा है, क्या पुअर हाइजीन है या बहुत अच्छा हाइजीन है। तो इन सभी चीजों को हम देखते हैं उस पेशेंट को। उनका टंग भी देखते हैं, उनका जीभ भी हम चेक करते हैं। तो इन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं साथ में, इन सभी चीजों को हम साथ में बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। और अगर यूरेथ्रा के आसपास सूजन है तो यहाँ के एरिया को भी पहले हम टॉर्च के माध्यम से बाहर से देखते हैं, क्या यहाँ की जो एरिया बाहर से देखने में नॉर्मल है, क्या यहाँ पे अगर इन्फेक्शन है तो बाहर में स्वेलिंग हमें दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। वजाइना के आसपास वजाइना का जो कलर है, क्या वो जितना उसको पिंकिश होना चाहिए उतना ही है या फिर ज्यादा रेड हो गया है। सेम इसी तरह पुरुषों का जो पेनिस है उसके ऊपर कोई दाना तो नहीं है, उसके ऊपर कोई व्हाइटिश पैचेस तो नहीं है, मतलब व्हाइट कलर का कोई एक तरह से होता है, यहाँ पे स्किन पे हो जाता है व्हाइट व्हाइट, कोई पैच तो नहीं है। तो इन सभी चीजों को हम देखते हैं, क्या वो हाइजीन मेंटेन कर रखे हैं इस वाले एरिया में या फिर नहीं, इन सभी चीजों को हम देखते हैं, बाहर से देखते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। और मेडिकल हिस्ट्री हम किसको बोलते हैं, जो हम उनसे पूछताछ करते हैं उसको हम बोलते हैं मेडिकल हिस्ट्री। और जो भी उनका पहले का रिपोर्ट होता है या फिर अगर उनको कोई डिजीज है तो उनका अगर रिपोर्ट होता है तो हम उनको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं कि पहले इनको क्या प्रॉब्लम थी और इन्होंने क्या क्या मेडिसिन लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जाम। इसका मतलब होता है, रेक्टल का मतलब होता है एनस में। ठीक है, अब एनस में फिंगर करके हम क्या देखते हैं, एनस में फिंगर करके अगर पुरुषों में देखें तो हम प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर यूरिनरी ब्लैडर के आसपास हम फिंगर को इंसर्ट करके, फिंगर में ग्लव्स पहन करके इसके ऊपर लुब्रिकेंट्स लगा करके। अब लुब्रिकेंट्स का मतलब क्या होता है, एक चिकना सा पदार्थ होता है, ताकि अगर आप इनके जहां पे से ये मल पास करते हैं अगर वहां पे फिंगर करें तो उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको दर्द ना हो। तो क्या होता है, तो यहां से फिर इंसर्ट किया जाता है और फिर यहाँ पे अंदर में फिंगर डाल करके देखा जाता है कि क्या वहां के एरिया में कुछ प्रॉब्लम है। साथ ही मेल में अगर करते तो प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर सूजन होती है तो हमें ये भी पता लग जाता है। और हम फीमेल में भी ये कर सकते हैं ताकि वहां पे कोई इंफेक्शन ना हो, इसकी संभावना है या फिर नहीं है, या फिर इंफेक्शन है, इनको हम चेक करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जाम। सीबीसी करते हैं। अब सीबीसी का मतलब क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। बॉडी में कितनी ब्लड की मात्रा है, ब्लड सही है या फिर नहीं है, ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट सही है या फिर नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ब्लड में पाया जाने वाला मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सभी की मात्रा सही है या फिर नहीं है। साथ ही सोडियम की मात्रा सही है या फिर नहीं है, इन सभी को हम चेक करते हैं। और सीबीसी में हम ये भी चेक करते हैं क्या उनके ब्लड में इंफेक्शन की संभावना है या फिर नहीं है, या फिर इंफेक्शन उनके ब्लड में है। ठीक है,
तो इन सभी को हम सीबीसी में चेक करते हैं। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। इसमें क्या होता है, अगर ब्लड में इंफेक्शन होगी, अगर ब्लड में इसकी मात्रा ज्यादा होगी तो इसका मतलब होगा कि अचानक से बॉडी में अगर यहाँ पे सूजन हो गई है तो बॉडी के ब्लड में हमें इसकी मात्रा ज्यादा देखने को मिलेंगी क्योंकि सूजन हो गई है। तो अगर इसका लेवल ज्यादा होगा तो हम समझ जाएंगे कि बॉडी में सूजन है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम देख सकते हैं पेल्विक अल्ट्रासाउंड। पेल्विक का मतलब होता है कमर के आसपास की अल्ट्रासाउंड करेंगे और ये सिर्फ हम महिलाओं में करते हैं, पुरुषों में इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो महिलाओं के केस में पेल्विक अल्ट्रासाउंड मतलब कमर के आसपास के एरिया में हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं दोनों में। ठीक है, और यूरिन कल्चर करते हैं दोनों में, बाकी सभी चीजें दोनों में करते हैं, सिर्फ पेल्विक अल्ट्रासाउंड औरतों में होता है। ठीक है, यूरिन एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, यूरिन में कोई इन्फेक्शन है या फिर नहीं है, यूरिन में जो वेस्ट है वो प्रॉपर अमाउंट में बाहर आ रहा है या फिर नहीं बॉडी के। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, यूरिन कल्चर भी हम कर सकते हैं, मतलब यूरिन को और अच्छे से, यूरिन में कहीं एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं है, मतलब कैंसर सेल होने की संभावना है या फिर नहीं है, या फिर यूरिन में कैंसर सेल मौजूद है या फिर नहीं है। इन सभी चीजों को हम यूरिन कल्चर में देख लेते हैं। यूरिन का कलर कैसा है, यूरिन का पीएच कैसा है, इन सभी चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, टेस्ट फॉर गोनोरिया, क्लेमाइडिया और अदर सेक्सुअल डिजीज। इसका मतलब क्या होता है, हम टेस्ट करते हैं कि क्या उनके बॉडी में कोई बैक्टीरिया है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाली बैक्टीरिया तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और बॉडी में वो बहुत ज्यादा गंभीर समस्या पैदा कर देती है, बहुत ज्यादा इंफेक्शन होने लगता है, बॉडी के अंदर हर पार्ट में इंफेक्शन होने लगता है। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, गोनोरिया होता है, क्लेमिडिया होता है, इसके अलावा भी होता है बहुत सारे बैक्टीरिया जिनकी वजह से इंफेक्शन हो जाती है और स्पेशली इन दोनों की वजह से बहुत खतरनाक इंफेक्शन होती है। तो इनका हम चेकअप करते हैं कि क्या उनके बॉडी में ये बैक्टीरिया है या फिर नहीं है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं, इस तरह से हम देखते हैं कि उनके बॉडी में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या परिवर्तन है। अगर परिवर्तन है तो ठीक है, नहीं है इसका मतलब है कि हो सकता है कि बॉडी के अंदर परिवर्तन हो रहे हो, और उसको हम चेक करने के लिए ये सभी टेस्ट करते हैं ताकि हम कंफर्म कर सके एक महिला एक पुरुष में इंफेक्शन है या फिर नहीं है, जिसके कारण उनके बॉडी में यूरेथ्राइटिस की प्रॉब्लम आ रही है। यूरेथ्राइटिस की प्रॉब्लम तो हो गई, लेकिन उसको खत्म करने के लिए कुछ उपाय तो करेंगे, और उस उपाय को हम क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट। तो पहले हम क्या देंगे, पहले हम एंटीबायोटिक्स देंगे। देखिए एंटीबायोटिक्स हम क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फेक्शन है अगर बैक्टीरिया के द्वारा है तो वहां पे इंफेक्शन को खत्म करने में एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा कारगर है। तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, क्योंकि एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने वाली दवा होती है एंटीबायोटिक्स, इसीलिए इंफेक्शन है बैक्टीरिया के द्वारा तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे। ये समझ में आ गया। दूसरा क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे यूरेथ्रा में है इंफेक्शन और इंफेक्शन की वजह से वहां के एरिया में, वहां के लेयर में, वहां के परत में हो रही है सूजन, और जब सूजन हो रही है तो सूजन को भी खत्म करना है और इन्फेक्शन को भी खत्म करना है। तो इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हमने एंटीबायोटिक्स दे दिया, लेकिन सूजन की वजह से पेशेंट को दर्द हो रहा है और वो सूजन बढ़ ना जाए, इसके लिए हम उसको एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब इंफ्लेमेशन के अगेंस्ट काम करने वाला ड्रग्स देंगे, दवा देंगे। ठीक है, एंटी मतलब अगेंस्ट और इंफ्लेमेटरी मतलब क्या होता है, इंफ्लेमेशन पैदा करने वाला कोई भी चीज, कोई भी कारण। ठीक है, तो इंफ्लेमेशन मतलब सूजन वो पैदा ना करे, सूजन को खत्म करने वाली हम मेडिसिन देंगे। उसमें क्या आता है, आइबुप्रोफेन आता है और एसिटामिनोफेन आता है, ये दोनों दवा हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम घरेलू उपाय क्या करने को बोल सकते हैं उस पेशेंट को, इसके अलावा हम बोलेंगे सिड्स बाथ ले। इसका मतलब क्या होता है, गर्म पानी करे, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत वो ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मतलब ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए। क्या हम बोलते हैं उसको, ल्यूक वार्म, LUK ल्यूक WARM। ठीक है, LUK
ओके, मार्कर थोड़ा सा धोखा दे रहा है अभी। तो ल्यूक वार्म वाटर हम बोल सकते हैं, जो ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है, वैसा पानी हम गर्म करेंगे। उसको बोलेंगे कि पानी गर्म कीजिए। जब नॉर्मल, जब बर्दाश्त करने लायक हो जाए, वो अपना हाथ डाल करके देखे और एक टब में रख देंगे, ठीक है। टब में उसको रखने को बोलेंगे हम पेशेंट को कि घर में ऐसा करे, वो नहाने के बाद वो करे स्पेशली। उसके बाद क्या करे, जब वो नहा लेगा तो पूरा तरह से साफ हो जाएगा, एक तरह से पूरा प्रॉपर वॉश हो जाएगा उसके बॉडी का। उसके बाद वो उस बाथ टब में बैठ जाए ताकि उसका जो ये वाला एरिया है वो पानी में रहे, वो गर्म पानी में रहे। और गर्म पानी में कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ नॉर्मल गर्म पानी होना चाहिए, ठीक है, जो ये वाला एरिया थोड़ा सा उसको सह पाए, मतलब जब वो बैठे उसमें तो उसको ज़्यादा गर्म ना लगे, ऐसा आपको पानी गर्म करना है इस टाइप से, ठीक है, ल्यूकवार्म वाटर। तो उसको उसमें बाथ टब में बैठ जाए ताकि ये वाला जो एरिया है वो उस पानी में रहे। और अगर किसी पुरुष को है तो उनको भी सेम इसी तरह करना है, गर्म पानी करना है और टब में रखना है और फिर वहाँ पे बैठ जाना है ताकि जो उनका कमर का जो पोर्शन है, कमर का जो भाग है, वो उस गर्म पानी में रहे, जिससे यहाँ पे अगर इन्फेक्शन भी होगी और यहाँ पे अगर सूजन भी होगी, दोनों में ये सहायता करेगा। दोनों को ये क्या करेगा, उनको आराम फील करवाएगा ताकि यहाँ पे सूजन भी खत्म होगी और इन्फेक्शन भी, गर्म पानी की वजह से जो इन्फेक्शन है उसमें से क्या होगा कि वो थोड़ा सा फैल ना जाए ज़्यादा, इसमें भी उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा अगर वो ऐसा करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो दवाइयाँ तो ले रहे हैं लेकिन वो साथ ही साथ सिर्फ बात करे, मतलब दिन में 1 से 2 या फिर 3 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, मतलब आपको ये प्रॉब्लम नहीं है लेकिन भविष्य में भी आपको ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप ऐसा क्या करेंगे, तो आपको क्या क्या चीजें करनी है। पहला तो प्रॉपर पेरिनियल हाइजीन को मेंटेन करना है। पेरिनियल हाइजीन कैसे मेंटेन होती है, पेरिनियल हाइजीन देखिए, पेरिनियल एरिया क्या होता है, जहां से हम मल पास करते हैं और जहां पे हमारा ये वाला पोर्शन होता है आगे का, ये वाला पूरा, तो उस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल एरिया। और पुरुषों में भी सेम होता है, जहां से वो मल पास करते हैं और जहां पे उनका पेनिस होता है उस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, पेरिनियल एरिया। लेकिन जो पुरुषों में ये एरिया होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, देखिए डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन महिलाओं में ये वाला जो डिस्टेंस है स्ट्रक्चर की वजह से, ऐसी जो बनावट है बॉडी की उसकी वजह से डिस्टेंस कम है, तो इसीलिए महिलाओं में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है और बहुत ज़्यादातर महिलाओं को इन्फेक्शन लगा रहता है, ठीक है, इन्फेक्शन लग ही जाता है किसी न किसी वजह से। तो इस वाले एरिया को या इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल एरिया। तो इस वाले एरिया की सफाई बहुत अच्छे से करनी है, ये आपको ध्यान रखना है ताकि भविष्य में इन्फेक्शन होने की संभावना ना बने। इसके बाद क्या है, अवॉइड यूज ऑफ वेजाइनल डिओड्रेंट स्प्रेज। अब वेजाइना के आसपास जो आते हैं मार्केट में स्प्रेज आते हैं, डिओड्रेंट्स आते हैं, तो वो आपको यूज नहीं करना है क्योंकि उसमें केमिकल होता है। तीसरा क्या है, प्रॉपर वाइपिंग आफ्टर यूरिनेशन एंड बॉवेल मूवमेंट, मतलब अगर आप मल पास करते हैं उसके बाद कि यहाँ पे क्या होता है, पानी लग जाता है और साथ ही महिलाओं में भी ये होती है, उसके बाद आपको पानी को सुखा देना है, उसको अच्छे से पोंछ देना है, तब आपको फिर ऊपर से ड्रेस पहनना है, क्योंकि अगर ये वाला एरिया ज़्यादा गीला रहेगा तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, यूरिन पास करने के टाइम में भी आपको करना है कि यूरिन यहाँ पे इकट्ठा ना रहे। अगर आपने यूरिन पास कर लिया है और आसपास की स्किन में यूरिन लगा ना रहे तो उसको अच्छे से सुखा करके उसके बाद आपको कपड़ा पहनना है, ठीक, ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, इंटरकोर्स शुड बी अवॉइड अंटिल सिम्टम्स सबसाइड। अगर आपको इन्फेक्शन हो गई है तो आपको क्या करना है, तो आपको इंटरकोर्स सेक्स को अवॉइड करना है जब तक आपका इन्फेक्शन ठीक ना हो जाए, क्योंकि अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन है तो किसी और को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको है तो आप दूसरे को ना फैलाएं। आपका जब तक सिम्टम्स ठीक नहीं हो जाता है, कोई भी लक्षण आना बंद नहीं होता है, तब तक आप इंटरकोर्स को अवॉइड करें, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड सोर्स ऑफ इंजरी। देखिए, अब जब एक महिला होती है और जो भी एक पुरुष होते हैं, ठीक है, तो आप दोनों कोई ना कोई काम करते हैं, कहीं ना कहीं हम बाहर जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती जिससे हमें चोट लग सकती है, कभी चलने की वजह से लग सकती है, कभी गिरने की वजह से लग सकती है। तो उन सभी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, थोड़ा सा सावधानी बरतना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अवॉइड सोप, साबुन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, स्पेशली वो वाला साबुन जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, इस एरिया में इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा लोशन, बहुत टाइप का लोशन मार्केट में आता है, उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा कोलेजन मतलब इत्र,
इत्र यहाँ पे के स्किन पे आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट को इस्तेमाल नहीं करना है इस वाले एरिया में, इस पूरे एरिया में और एक पुरुष में को भी, इन दोनों जगह पे डिटर्जेंट इस्तेमाल नहीं करना है। डिटर्जेंट से वॉश नहीं करना है, मतलब जनरली जो सर्फ आता है उससे आपको इस वाले एरिया को वॉश तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो बहुत हार्श होता है। अगर वो इस वाले एरिया में अगर आप उससे सफाई करते तो यहाँ का जो स्किन होता है वो बहुत ज्यादा रफ हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो पीएच है फिर वो बिगड़ जाता है। और जब कहीं का भी पीएच जब बिगड़ता है तो वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है या फिर पेनिस से डिस्चार्ज होने लगता है, व्हाइट कलर का निकलने लगता है यहाँ वेजाइना से भी और पेनिस से भी। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं, इस तरह से आप कोशिश कर सकते हैं कि भविष्य में आपको यूरेथ्रा में इंफेक्शन या फिर इंफ्लेमेशन मतलब सूजन ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही आप नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं डेली हर लेक्चर का नोट्स शेयर करती हूं। आप वहां से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं, और सेम यही लेक्चर आप फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।